जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। चैप्टर आपको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि क्या इसकी लर्निंग है, कैसे हम सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू अपनी जो लर्निंग है उसको सीख के इसको कैसे अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। और उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स थे उनका भी बिहेवियर चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में जब कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है आइए चेक करते हैं। दोनों नंबर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम सबसे पहले देख लेते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, पहले वो देख लेते हैं। देखिए 0 मार्क्स था अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और सही करने पर +3 थे। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एससीक्यू फॉर्मेट है, ABCD में से एक होगा तो आप ये मान के चलिए कि अब तुक्के लगाने वाले एक्टिवेट हो गए होंगे क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको अटेम्प्ट ज़्यादा दिख रहा है। आप देखिए नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने कम हैं, 2% एंड 2.4%, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एससीक्यू फॉर्मेट है तो अटेम्प्ट ज़्यादा होगा 100%, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत करने वाले स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी देखिए आप 0 मार्क्स लेकर गए, इनको भी 0 मार्क्स मिला और वहीं पर करेक्ट रेस्पॉन्स जिनको मिला है +3 मार्क्स, 38% फर्स्ट क्वेश्चन में, 43% सेकंड क्वेश्चन में। ये नंबर इतना ज़्यादा है क्योंकि एससीक्यू में पूछा। यही नेगेटिव मार्किंग होती, क्वेश्चन सेम रहता, सब जैसी चैप्टर भी सेम रहता, सब सेम रहता, ये चेंज हो जाता। तो मार्किंग स्कीम हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए सभी ने इसके अंदर तुक्के वाले बच्चे भी होंगे जिन्होंने गैस किया होगा, क्योंकि 25% है कि एक आंसर यहाँ पर सही हो जाए। आइए प्रोबेबिलिटी की तरफ हम मूव करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या कहानी है। जब भी ऐसी बात आपसे पूछी जाए पहले हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है, लाइन बाय लाइन उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसको क्या पूछा जा रहा है। फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर। इट इज अज्यूम्ड दैट आउटकम्स ऑफ 2 गेम्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे होता भी है कि पहले वाले मैच का दूसरे वाले मैच पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉइंग एंड लूजिंग अ गेम अगेंस्ट T2 आर दिस। तो देखिए ये T1 है, ये जीतता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर जैसा सीक्वेंस में बोला है वैसा ही लिखिए, विनिंग है, फिर ड्रॉ हो गया है, फिर लूज किया है। ओके, ड्रॉ हो गया है फिर लूज किया है, तो सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी इसकी है 1/6 और फिर लूज करते हैं तो 1/3 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज बता दी क्या प्लेयर्स के बारे में, T1 की T2 के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। ईच टीम्स गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर अ विन एंड 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ एंड 0 पॉइंट फॉर अ लॉस। ठीक है, जीतेंगे तो 3 पॉइंट है, ड्रॉ होगा तो 1 पॉइंट है, हार जाते हैं तो कोई 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 स्कोर मिलेंगे। एक्स एंड वाई डिनोट्स द टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम्स T1 एंड T2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 गेम्स, 2 गेम हो गए, उसके बाद की बात हम करना चाहते हैं। जो T1 का टीम है उसका टोटल स्कोर X है, जो T2 टीम है उसका स्कोर है Y। ठीक है, हम चाहते हैं X की वैल्यू ग्रेटर देन Y रहे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि T1 का स्कोर T2 से ज़्यादा रहे। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही मैचेस, बोथ मैचेस T1 इज विनर, T1 जीत जाए। ऐसा होने से आपके पास पहले वाली टीम का स्कोर 6 हो जाएगा, दूसरी वाली टीम का स्कोर 0 रहेगा। ये पॉसिबल X ग्रेटर देन Y है। 2 मैच खेले, दोनों T1 वाली टीम जीत गई, 3 मार्क्स मिलेंगे, ये स्कोर बन गया। यही हम चाहते हैं, ग्रेटर देन Y है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, एक मैच जीत जाए और एक मैच ड्रॉ हो जाए। 1 मैच T1 इज द विनर एंड द सेकेंड मैच, जो सेकेंड मैच है उसमें ड्रॉ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्कोर क्या मिलेगा। अगर T1 एक मैच जीत चुका होगा तो उसको 3 मार्क्स मिल गया और एक ड्रॉ वाला बन गया 4, और Y को मिलेगा 1 मार्क, क्योंकि वो ड्रॉ से 1 मार्क उसको सेकेंड वाली टीम को भी मिलेगा। आइए, दोनों मैचेस अगर T1 जीतता है तो T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड फिर से 1/2। ये हमने लिखा है फर्स्ट मैच के लिए, और ये प्रोबेबिलिटी वो सेकंड वाला मैच है उसके लिए बात कर रहे हैं। प्लस अब देखिए यहाँ तो दोनों ही जीतना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जीतना है और एक ड्रॉ करना है। इसके 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी।
अगर फर्स्ट वाला मैच जीत जाते हैं तो ये 1/2 है और ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये हो गया फर्स्ट मैच, ये है सेकंड वाला मैच, प्लस पहले वाला ड्रॉ हो सकता है और उसके बाद वाला हम जीत पाए, ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ये विन हुआ है, ये ड्रॉ हो गया है, यहाँ ड्रॉ हुआ है, फिर ये विन हुआ है। दो ही पॉसिबिलिटीज है। इसके हिसाब से अब हम फाइनल प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ये 1/12, यहाँ भी 1/12 है, 1/12 डबल 1/6 बन जाएगा आपके पास से। आप यहाँ से 12 एलसीएम ले सकते हैं, 3 and 2। माई आंसर इज कमिंग एज 5/12, दैट इज बी इज द आंसर। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर बनाएंगे। आपको पता है परसेंटेज स्टूडेंट्स का ज़्यादा इसलिए था इसके अंदर क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो सोचिए प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मार्क्स लेके चले गए थे। करेक्ट आंसर इज 5/12। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या पूछा गया वो देखिए। x = y चाहिए, यानी दो मैचेस के बाद इनका फाइनल स्कोर सेम आए। ऐसा कब हो सकता है आप मुझे बताइए। दो मैचेस के बाद दोनों का फाइनल स्कोर सेम आए, ऐसा कब हो सकता है? जब एक मैच T1 ने एक हार जीता हो और एक हारा हो। सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा। तो इस केस में दोनों के स्कोर कितने आ जाएंगे? 3 मार्क्स रहेंगे। स्कोर कितना रहेगा? जीतने पर 3 मार्क्स, हारने पर 0, तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? दूसरा केस मुझे ऐसा नज़र आता है कि दोनों ही मैचेस आप ड्रॉ करवा दीजिए, तो भी वही बात है। दोनों मैचेस अगर ड्रॉ हो गए हैं तो आपके पास x और y दोनों को इक्वल मार्क्स 2-2 मिल जाएंगे, इक्वल स्कोर रहेगा 2। इक्वलिटी हम चाहते हैं। अब देखिए T1 जीता है, T2 हारा है पहले वाले मैच के अंदर, तो इस बात के बारे में हम बात करते हैं। तो T1 के रिस्पेक्ट में पहले हम सिचुएशन लिख लेते हैं। जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, तो जीते हैं 1/2, हारे हैं 1/3। फिर पहला वाला हार गए, दूसरा वाला जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला T1 जीता है, यहाँ पर दूसरा वाला T2 जीता है, फिर यहाँ T2 जीता है, यहाँ T1 जीता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर एक एक मैच दोनों को जिताना है ताकि टोटल स्कोर हमारे पास कितना रहे? 3 रहे। फिर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा? दोनों ही मैचेस ड्रॉ करने होंगे। ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 से, दूसरा वाला भी 1/6 से, दोनों ड्रॉ हो गए। यहाँ पर मैंने ऑर्डर विनिंग का लिखा है कि पहला मैच T1 जीता, T2 जीता, फिर T2 जीता, T1 जीता। वी आर हैविंग दिस एज 1/6 + 1/6 + 1/36। इट इज 1/3 + 1/36। 36 एलसीएम है, इट इज 12 + 1। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 13/36। उम्मीद भरी निगाहों से ऑप्शन की तरफ देखते हुए जी मिल गया है सी इसका हम आंसर मार्क कर देंगे। आसान सवाल है प्रोबेबिलिटी का, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं या आपके टेस्ट में आते हैं तो बहुत डूएबल क्वेश्चंस ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए कि प्रोबेबिलिटी का तो ऐसा सवाल आएगा वैसा सवाल आएगा। ऑल डिपेंड्स, पेपर की ओवरऑल बैलेंसिंग देखी जाती है कि कुछ क्वेश्चंस किसी टॉपिक से डिफिकल्ट आएंगे तो किसी अच्छे टॉपिक से इजी भी पूछ ले जाते हैं। सो डूएबल क्वेश्चन है। किस मार्किंग स्कीम से पूछा जा रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं सही करने वालों का परसेंटेज कितना है, 38%, 43%। 56,000 64,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बना दिए क्योंकि एससीक्यू में पूछा है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो थोड़े बहुत इसके अंदर स्टूडेंट तुक्के वाले भी हैं। और दूसरा एससीक्यू में फ़ायदा क्या होता है, जैसे सोचो मेरे पास कोई रैंडम सा आंसर आया और अगर मुझे वो ऑप्शन में नहीं दिखा तो फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन सबको रीचेक कर लूँगा कि यार ये तो ऑप्शन चारों में नहीं आ रहा है, तो उसका फ़ायदा मिलता है। वही अगर न्यूमेरिक रिस्पॉन्स होगा तो फिर हमें फिर डेसिमल के बाद लिखना पड़ने पर वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो बिल्कुल पूरी पेपर की प्लानिंग इसी हिसाब से कीजिए, या कौन सा फॉर्मेट है, मार्किंग स्कीम क्या है, रूल्स क्या है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आप सबको कॉल लेना होता है और यही प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ठीक है, कीप लर्निंग।